मैं कमिंग सर? Yes, Kavin. थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, नाम और जिले का नाम नहीं बताया। सर मैंने अपनी स्कूलिंग राजस्थान से कंप्लीट की, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली से कंप्लीट की। और मेरी हॉबी सर क्रिकेट देखना, कैलिस्थेनिक्स, रनिंग है। और कॉलेज के बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की और राजस्थान में मेरा तीसरा प्रयास है और सेकंड। क्या ऑप्शनल है यूपीएससी में? सोशियोलॉजी था सर। सोशियोलॉजी। हाँ जी। अभी बीएससी तो किया पीसीएम से। हाँ जी। और फिर सोशियोलॉजी ले लिया। हाँ जी। ऐसा क्यों किया? सर जो सिलेबस है यूपीएससी में जीएस1 का, उसमें सोशियोलॉजी का सब्सटेंशियल पार्ट है सर। और इस वजह से, और मैंने फिर सिलेबस देखा तो मुझे वो थोड़ा रुचि भी आई उसमें पढ़ के कि मैं इसमें अच्छा अपना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई। राजस्थान में कुछ सोशल प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि ये सोशल प्रॉब्लम्स है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा सामाजिक से? सर पहला तो है जो चाइल्ड मैरिजेस है वो है। दूसरा मैं मानता हूँ कि जो पर्दा प्रथा है वो है। तीसरा सरपंच पति की भी अवधारणा राजस्थान में है। ये तीन मैं याद। ये क्या सरपंच पति की केवल राजस्थान में ही है क्या ये अवधारणा, या और दूसरी जगह भी है? नहीं सर, ये मोस्टली रूरल जो इंडिया में है वहाँ। तो इसको सामाजिक मानते हैं या राजनीतिक समस्या मानते हैं? सर ये सोशल पॉलिटिकल दोनों है सर, ये इशू है। सोशल पॉलिटिकल दोनों इशू है सर। तो आपने अभी बताया कि सबसे पहली जो सोशल प्रॉब्लम है वो बाल विवाह बताया है। बाल विवाह के लिए है वो गवर्नमेंट ने आज तक है वो क्या क्या बाल विवाह रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किया? सर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था 2006 में, और उसके बाद जो अवेयरनेस कैंपेन है वो भी चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। मैं भी ये तो किया था। तो क्या बाल विवाह की संख्या है वो कम हो गई? सर एनसीआरबी डाटा के अनुसार हम देखें तो डिक्रीज हुआ है पिछले एक साल में। जो 23-24 की रिपोर्ट आई है उसमें बताया है कि राजस्थान, झारखंड लार्जेस्ट है, उसके बाद राजस्थान है। 25% के आसपास जो मैरिजेस है वो चाइल्ड मैरिजेस हो रही है। जो पहले डाटा था उनसे तो कम, तो डिक्रीज तो हुआ है सर। जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं और जो अवेयरनेस कैंपेन चला है उसकी वजह से डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या प्रॉब्लम है? आपने पर्दा प्रथा को एक प्रॉब्लम बताया है। यस सर। ये प्रॉब्लम कैसे बताइए सर? जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में एक हर्डल उत्पन्न करता है। जो हम वुमेन के लिए एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, वो अपने स्वेच्छा से सब डिसीजन ले पाए। तो उस वे में मैं मानता हूँ कि जैसे पर्दा प्रथा का हमने एग्जाम्पल भी देखा है कि कई ग्राम पंचायत में महिलाएं घूंघट करके भी अपने अपना कर्तव्य निभाती है। तो वो एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये एक हर्डल उत्पन्न करता है। विमेन पे जो अत्याचार है वो भी एक प्रॉब्लम है। वुमेन एट्रोसिटी। यस सर, वुमेन एट्रोसिटी। वो क्या वो उसके क्या कारण है? सर सबसे पहला तो है सर पैट्रियार्कल माइंडसेट है जो एक, ये इसका कारण है। दूसरा है कि जो इकोनॉमिक एवेन्यूज है, इकोनॉमिक जो लाभ मिलना चाहिए, उनके मीन्स मिलने चाहिए, उन तक उनकी पहुंच नहीं है। तो उनसे एक तरह, और तीसरा मैं मानता हूँ कि ग्रीवांस उनके जो रिड्रेसल करने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिलती है। तो मैं तीन याद कर रहा हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अभी बेस ईयर चेंज किया गया है। बेस ईयर चेंज करने से है वो क्या होगा इसमें? हाँ, जो अभी सीपीआई जो चेंज किया है गोलदार कमेटी की रिकमेंडेशन पे, उससे जो बेस है वो 2024 किया है, और जो उसका जो इंडेक्सेस है वो 2023-24 के एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है। तो अब तक जो 2012 के एक्सपेंडिचर पे बेस्ड था वो 23-24 पे कर दिया। तो जो रियल एक्चुअल जो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम आरबीआई है वो सीपीआई से इन्फ्लेशन टारगेटिंग अच्छे से कर पाएंगे सर, और रियल पिक्चर देगा। अभी एक बुक की बहुत चर्चा है। हाँ, कौन सी बुक है सर? वो एमएम नरवाने सर की, जनरल एमएम नरवाने सर की 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की चर्चा है। वो विदाउट पब्लिकेशन का उसका एक प्रिंट बाहर आ गया था, तो उस वजह से दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी इसमें लॉन्च। कौन है इसके पब्लिशर? कौन है? पेंटिंग पब्लिकेशन से। तो क्या स्टैंड लिया है उस पब्लिशर ने इस बुक के लिए? सर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि हमने इसको भी पब्लिश नहीं किया, तो उन्होंने ये स्टैंड लिया। लेकिन फिर भी है वो नेता प्रतिपक्ष के हाथ में वो बुक है। हाँ जी सर। हम इसको कैसे माने कि है वो पब्लिश नहीं हुई है वो बुक है? सर ये
तभी एफआईआर जो लोग हैं दिल्ली पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये शायद कॉपीराइट वायलेशन भी हो सकता है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तब चीजें क्लियर हो जाएगी क्या क्या लूपहोल्स है। सेवा तीर्थ हाँ क्या है ये सर? कल सेवा तीर्थ का उद्घाटन करने पर वो 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। हाँ वो कौन कौन से? सर एक तो जो लखपति दीदी है उनको आई थिंक 3 करोड़ तक कर दिया है टारगेट को, और सर एक ही आ रहा है सर, सॉरी सर बस केवल एक ही याद आ रहा है। हमें भूल गया सर, पढ़े थे मैंने। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ना आपकी? तो नहीं, साइंस बैकग्राउंड। स्टार्टअप के लिए भी हाँ सर बात कही है। स्टार्टअप में क्या है ये स्टार्टअप का कंसेप्ट है वो क्या है? हाँ सर स्टार्टअप का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप पे बेसिस है, जो कंपनीज है, छोटी कंपनीज है जो एक्सपेरिमेंट करती है कि जो इनोवेटिव वे में जो सोसाइटी के चैलेंजेस है उनको एक तरह से सोल्व करके इकोनॉमिक बेनिफिट पाया जाए, वही स्टार्टअप है। और सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की है और इसको प्रमोट भी कर रही है जैसे स्कीम्स। ये जो अब की बार जो बजट सत्र चालू हुआ लोकसभा में, बजट सत्र में अभी जो अभिभाषण दिया गया माननीय राष्ट्रपति के द्वारा, उस पे चर्चा को लेकर है वो काफी है वो विरोध हुआ है। क्या कारण है इसमें? जो सर चर्चा पे इस वजह से हुआ है जो जैसा एलिगेशंस लगे हैं लीडर अपोजिशन के द्वारा कि जब वो डिस्कस कर रहे थे तो उनको पूरा समय नहीं दिया गया, और दूसरा ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ने उस पर भाषण नहीं दिया। तो स्पीकर ने क्लियर किया है कि सिचुएशन जो लोकसभा में थी वो ऐसी नहीं थी कि उस पर डिस्कशन किया जा सके, तो इस वजह से उसको डिले किया जा रहा था। तो इसकी विरुद्ध है वो लोकसभा अध्यक्ष पर है वो अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। हाँ जी सर, क्या प्रोसीजर है लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने का है? सर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आई थिंक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आ सकता है, बट जो स्पीकर पे आया है वो आर्टिकल 94 के तहत आया है। इसमें जो सदस्यगण है वो सेक्रेटरी जनरल को प्रस्ताव दे सकते हैं 14 दिन के नोटिस के साथ। कौन है अभी सेक्रेटरी जनरल? मैं नाम भूल गया सर, मैंने पढ़ा था उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। तो आगे क्या प्रोसीजर होगा इसका? सर सेक्रेटरी जनरल उनको 14 डे का नोटिस पे उसको देंगे, और फिर जो इफेक्टिव और जो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर है वो अगर इस बोल देते हैं तो फिर उस पद से हट जाए। अभी उनकी एब्सेंस में है वो लोकसभा का संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? सर एक पैनल होता है तो उसमें से 12 लोग सेलेक्ट होते हैं, उनमें से कोई एक करता है इसको। तो कुछ नाम बता सकते हैं जिनमें से कि जो अभी मुख्य रूप से है वो लोकसभा का की चेयर पे, लोकसभा अध्यक्ष की चेयर पे बैठे हैं? माफी चाहूंगा सर, मैं पढ़ूंगा। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? राजस्थान के भारत के नहीं भारत, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। राजस्थान का बजट कब पेश किया गया था? 11 फरवरी। क्या मुख्य बातें हैं इसकी? सर मुख्य बातें हैं कि ये जो मीडियम टर्म जो हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर है उस पर ध्यान देता है, और इसमें सबसे पॉजिटिव बात है जो फिजिकल प्रूडेंस दिखा है। हमने जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.69 पे लिया है, जो एफआरबीएम एक्ट 2005 में बोला गया है कि वो होना चाहिए 3.7 से। तो हम एक तरह से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है जो एनके सिंह कमेटी ने भी बोली थी कि जो फिजिकल डेफिसिट है और डेट टू जीडीपी है वो कंट्रोल में रहे। तीसरा मैं मानता हूँ कि इसमें जो मेंटल हेल्थ पे विशेष ध्यान दिया गया है वो पॉजिटिव बात है। और चौथा मैं मानता हूँ कि अरावली के लिए जो 4000 हेक्टेयर में जो प्रस्ताव है वो भी काफी अच्छा है। पांचवा मैं मानता हूँ कि जो घुमक्कर प्रजाति के लिए राज पहल एक योजना लाई जा रही है वो भी अच्छी है। घुमक्कर जनजाति बंजारों के लिए सर स्कूल ऑन व्हील एक योजना है, वो भी एक इनोवेटिव है सोशल वेलफेयर। ठीक है, आपने कहा फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में आ गया। यस सर, फिजिकल प्रूडेंस है अपना। हम उस वे में उस 2021 का देखते हैं तो 9.8 समथिंग था। हाँ कोविड के बाद, है ना सर? राजस्थान का अब 4.4 के आसपास हम आगे 4 भी कंट्रोल कर। लेकिन यदि अपन पैटर्न देखते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। यस सर, उस दिशा में भी बढ़ा है। हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की साइड में कटौती, जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनमें भी काफी रेशनलाइजेशन के नाम पे कटौती कर दी गई है बहुत सारी। यस सर, जैसे नरेगा
बात करते हैं तो उसमें स्टेट्स का रोल बढ़ा दिया, सेंटर का कम कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं जैसे हमारा जो वेलफेयर स्टेट है, कहीं वहां से तो अपन दूर नहीं जा रहे, इससे मुझे लगता है कि हम शायद दूर जा रहे हैं। सर जो मेरा मत है इसमें, तो जो 3 कर्तव्य दिए गए बजट में, तो उसको एक स्ट्रेटेजिक रूप में बैलेंस करने की कोशिश की गई है। तो पहला कर्तव्य इकोनॉमिक ग्रोथ के लेकर है, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है या चैंपियन एमएसएमई बनाना है, उसके लिए प्रावधान किया गया। दूसरा है कि जो हर एरिया में डेवलपमेंट करना है, जो सर्विस सेक्टर को, फार्मिंग्स को, पीडब्ल्यूडी को, इनको डेवलप करना है। तो इनके लिए एक तरह से ये सोशल वेलफेयर का ही काम आएगा। और तीसरा सबका साथ सबका विकास की बात है कि जैसे फिस्कल प्रूडेंस आए, रेशनलाइजेशन ऑफ यूजेज हो, पर पैरेलली रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी तो उसी रेट से बढ़ना चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन का मामले जब अपन देखते हैं तो इनकम टैक्स में कटौतियां की गई लास्ट ईयर की गई, तो इनकम टैक्स का कलेक्शन ओवरऑल कम हुआ। जीएसटी रेट्स का रेशनलाइजेशन किया गया, उसमें भी कम हुआ। तो वो ग्रोथ, उनमें अपने रेवेन्यू साइड में ग्रोथ नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ ही रहा है। तो फिर फिस्कल प्रूडेंस के लिए अपन क्या कम करना सर? जैसे एक सोचने का विषय है कि सोशल सेक्टर से कटौतियां की जा रही है और एक डेवलपिंग नेशन मुझे लगता सही है। सर जैसे मैं इसमें सोच पा रहा हूँ, जो इंडियन जीडीपी है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड है। 60% जो जीडीपी है वो कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर चलती है। तो अगर ये हम इनकम टैक्स कम कर रहे हैं, जीएसटी रैशनलाइज कर रहे हैं, तो जनता के पास एक्सपेंड करने को पैसा बढ़ता है। तो उससे क्या है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करती है सर। और इसमें जो सरकार का है कि वेलफेयर मोटिव है वो भी मेंटेन कर रही है इसके थ्रू, बट उसको क्या है कि सब्सिडी रेशनलाइजेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, ताकि लॉन्ग टर्म में जो इकोनॉमी है वो एक तरह से बैलेंस होकर चले और हम विकसित भारत के गोल को प्राप्त करें। ठीक है, एक सर्कुलर इकोनॉमी सुना आपने? हाँ जी। क्या होता है? सर्कुलर इकोनॉमी है सर कि जो जैसे इंडस्ट्री है उसका वेस्ट है उसको वापस प्रोसेस करके किसी इनपुट के रूप में यूज करना, ताकि वेस्टेज है वो भी इनपुट बन जाए। इसको हम एग्रीकल्चर में भी देख सकते हैं, एनवायरमेंट के सेक्टर में भी देख सकते हैं, इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं। ई-वेस्ट हाँ, उसके लिए मेनली कहा जाता है कि सर्कुलर इकोनॉमी बेनिफिशियल है। कैसे सर? ई-वेस्ट में जो मैं सर सोच के बताता हूँ कि जैसे उपकरण है सर ई-वेस्ट में जो निकलेंगे, उसको वापस से आई थिंक जो सेमीकंडक्टर्स उसमें यूज होता है, चिप्स यूज होती है, तो उनको वापस से प्रोसेस करके रीयूज किया जाए ताकि जो ई-वेस्ट है वो कम हो जाए। इसके लिए कोई स्कीम आई थी अभी कि हम मिनरल्स हैं इनका वापस रिकवर करेंगे, हमारी ई-गैजेट्स हैं जो वेस्ट हो गए हैं। सर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कॉरिडोर का 4 राज्यों में है सर। सर्कुलर इकोनॉमी का अलग आया था और यही कॉन्सेप्ट था कि मोबाइल में सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती हैं, इनको वापस रीयूज करो या फिर इनको डिसमेंटल करते हुए वापस वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनको वापस साइकिल में लेके आए। मैं पढ़ूंगा सर इस बारे में, मुझे जानकारी नहीं। एक क्रिएटिव इकोनॉमी की बात चल रही है, ऑरेंज इकोनॉमी। यस क्या है सर? इसमें जो गवर्नमेंट में अभी बजट लाएगा उसमें प्रावधान थे एवीजीसी जो सेक्टर है, एनिमेशन, वीडियोग्राफी, ग्राफिक्स और गेमिंग, तो इनमें जो कॉमिक्स जो आपने कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? हाँ सर, बालहंस आती थी राशन पत्रिका के साथ में पढ़ी। क्या फायदे हुए उससे आपको? सर क्या सीखने को मिला? सीखने को सर एक जो उसमें डॉट्स मिला के आकृति बनाने की होती थी, तो उसमें जो मैं सीख पाया, जैसे कभी वो नंबर्स कलेक्ट करके। तो सरकार क्यों कॉमिक्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है? क्या चाह रही है? मतलब कॉमिक्स से भाई किसी चीज को हम यदि प्रमोट करते हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं कि यदि ये यहाँ तक पहुंचेगी तो कुछ ये आउटपुट मिलेगी। सर कॉमिक्स का मैं जहाँ तक समझ पाऊँ, जो इंडिया की माइथोलॉजी, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, उसको क्या है कि एक तरह से कॉमिक्स के रूप में दिखाएंगे, सॉफ्ट पावर है वो जनरेट होगा। उससे फिर क्या होगा? सॉफ्ट पावर जनरेट होगा तो लोगों में एक तरह से एक ट्यूरिज्म बढ़ता है कि इंडिया को एक तरह से एक जैसे वर्ल्ड में एक बुद्धिस्ट सर्किट हो, बुद्धिज्म। कॉमिक्स और क्रिएटिविटी का रिलेशन क्या? कॉमिक्स एंड क्रिएटिविटी खास रिलेशन है। ये जैसे हम अभी आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हो तो फिर आप कॉमिक्स का कैसे प्रयोग करोगे? जैसे मान लो एसडीओ आप पोस्टेड है XYZ उपखंड पे, तो वहां पे आप कॉमिक्स का कैसे एक क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हैं? सर इसमें लोग जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको रुचि है अगर कॉमिक्स में,
तो उनमें कॉमिक्स में उनको जैसे सोशल चेंजेस लानी है या फिर स्पोर्ट्स में उनकी एक्टिविटी बढ़ानी है, तो उससे रिलेटेड उनसे कॉमिक्स में जैसे बाल विवाह हुआ तो उसके रिगार्डिंग उनसे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में उनसे बोला जा सकता है। तो उसमें वो इनोवेटिव वे में एक तरह से सोशल चेंज आ सकता है, बिहेवियरल चेंज आ सकता है। जैसे टॉयलेट, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो उसमें कॉमिक्स के थ्रू बता सकते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ पे भी होते हैं। तो इस तरह से सोशल चेंज है। यही पॉइंट मैं चाह रहा था कि आपने सोशियोलॉजी पढ़ी, हाँ जी किनशिप मैरिज जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कैसे डिफरेंट है, मतलब मैरिज एज इंस्टीट्यूशन सर, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कैसे? साउथ में है जो नायर्स है केरल में, वहाँ कजिन मैरिज अलाउड है, बट नॉर्थ में है वो अलाउड नहीं है। हिंदुइज्म की मैं बात कर रहा हूँ सर। मेन रीजन मैं मेन चेंज ये देखता हूँ। किसने की थी इस पे स्टडी? सर मैं नाम भूल रहा हूँ। इरावती कारवे। इरावती कानवे, यस। अभी रिसेंटली एक सोशियोलॉजिस्ट थे आंद्रे बितेल, हाँ, वो एक्सपायर हो गए थे सर। एक्सपायर हो गए थे। हाँ। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? हाँ, उन्होंने सर जो वेगेरियन अप्रोच थी उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था, और उनका बुक था क्लास, कास्ट एंड स्टेट्स। तो उन्होंने ये बताया था जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का, वो स्टैटिक सिस्टम नहीं है, ये डायनामिक सिस्टम है। कास्ट है वो क्लास से भी जुड़ी हुई है और स्टेटस से भी जुड़ी हुई है। तो इन्होंने श्रीपुरम में विलेज फील्ड स्टडी करी थी सर। ठीक है, चलो अभी जैसे इंटरनेशनली अपन देखते हैं तो रशिया, चाइना, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग दूरियां बनी हुई हैं। ये कैसे बैलेंस कर रहा है इंडिया अपने आप को इनके साथ में, एक दूसरे के साथ? सर अभी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की आपने बात की है, इंडिया इसमें सर अपना जो नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको बैलेंस रखते हुए जो मल्टीपल अलायंस है उसमें चाहिए अपने जैसे सबको महत्व दे रहा है। अब ब्राजील या चाइना के साथ बैलेंस रखना है, तो हमने ब्रिक्स में भी इंडिया अभी उसको हैंडल करेगा समिट, और ऑस्ट्रेलिया से मेंटेन रखा है, तो हमने अभी उनसे एफटी देखा था लास्ट सीईटी उनके साथ साइन की थी। और यूएस से बात करें तो पैक्सिलिका का मेंबर और एफटी अभी हमने करी। रशिया से बात करें पैक्सिलिका में क्या कंट्रीब्यूट कर, पैक्सिलिका क्या है, मतलब ये कह रहे हैं कि मिनरल्स है, हाँ। उनका एक ग्रुप बनाया हमने 9 कंट्रीज का ऐसे। हाँ। सर इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा, इंडिया के पास जो सिलिकॉन वैली है वो इंडिया के जो वर्कफोर्स है उनके थ्रू चल रही है। एक तरह से 60% वर्कफोर्स सिलिकॉन वैली के अमेरिका में, इंडिया से। तो अगर हम उनको जो हमारा ब्रेन ड्रेन मिस्टर सिलिकॉन वैली, तो अभी पिछले 2 वीक से तो सिलिकॉन वैली के शेयर ऐसे गिर रहे हैं जैसे पहले कभी देखे नहीं। आईटी कंपनीज के 15 से मेरे हिसाब से ज्यादा सर देखा है अपने मार्केट नहीं सर। सेंसेक्स की स्थिति देखी है सर? ट्रेड डील का तो बूस्ट हो गया था, अभी शायद जो एआई के रिगार्डिंग ये जो चेंज आया था सर। तो ये क्यों आईटी कंपनीज के क्यों गिर रहे हैं इतने सारे भाव? मैं पढ़ूंगा सर इसमें। क्या इनोवेशन हुआ है अभी रिसेंटली? कुछ आया यूएस से निकल के आया, उसी सिलिकॉन वैली से आया सर। मार्केट है तुम डिसरप्टेड, पढ़ूंगा सर, अभी पढ़ोगे? ठीक है, ये मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में क्या अंतर है? सर मिडिल ईस्ट है सर, उसमें गल्फ कंट्रीज है मेनली वो इन्वॉल्व है, और सेंट्रल एशिया में है उसमें जो वेस्ट एशिया पूछ रहे हैं। वेस्ट एशिया है सर, उसमें जो ओटोमन एम्पायर था पहले, उसके भी कंट्रीज जैसे टर्की है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, चलो मेरा आखिरी क्वेश्चन, आपने समाजशास्त्र पढ़ा तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि जो ये पुरुष है जैसे समाज में, इनकी भी कुछ समस्याएं होती होंगी? बिल्कुल, जैसे महिलाओं की भी सामाजिक समस्याएं हैं, बच्चों की भी है, वैसे पुरुषों की भी तो सामाजिक समस्याएं होंगी। तो ऐसी 5 समस्याएं गिनाओ ताकि उससे हम कन्विंस हो जाए कि भाई अब तो पुरुष आयोग के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए और आपको उसका चेयरपर्सन बना दिया जाए। सर पहली समस्या मैं मानता हूँ कि मेंटल हेल्थ इशू, जो एनसीआरबी डाटा के अनुसार है, जो सुसाइड रेट थी उसमें 70% में की जो हुई थी डोमेस्टिक इश्यूज के कारण हुई थी, मेंटल हेल्थ इशू। दूसरा है सर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो पुरुष काम करते हैं, तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी ठीक नहीं है, और साथ ही उनको फैमिली भी संभालनी है, तो एक तरह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है उनकी। वो तो आर्थिक समस्या हुई ना। हाँ सर, इसको हाँ सर सोशियो इकोनॉमिक भी उसका एक पार्ट है। तीसरा मैं मानता हूँ सर जो इशू है पुरुष के साथ, वो है कि जो वॉइस है डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है, इसी पे है कि जो ग्रीवांसेस है वो सभी की सुनी जाए,
तो मैं ये भी मानता हूँ सोसाइटी में जो किसी भी ग्रीवांस है जो जेंडर न्यूट्रल क्या क्या सुनिए मतलब क्या समस्या है वो सुनिए। आप जाओगे किसी के पास तो ये तो बताओगे ना मेरी ये समस्या है। yes. एक तो 498 जो आईपीसी की अब बीएनएस होगी उसके जो प्रावधान था उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का मिसयूज होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये। और बताओ कोई कुंवारा आदमी है, उसके कहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो उसके समस्या नहीं है क्या? अभी सर मैं याद कर ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी आपने बता दी, पिंक इकोनॉमी क्या होती है? सर पिंक इकोनॉमी है कि जो प्रोडक्ट्स है वो वुमेन स्पेसिफिक डिजाइन किए जाते हैं जिसमें वो जैसे सैनिटरी नैपकिन्स हो गए इसमें हो गया इन पे जैसे इनको इनवेरिएबली ज्यादा चार्ज किया जाता है एक तरीके से तो वो पिंक टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में और जैसे कि और एक हाँ जैसे वुमेन की जीन्स है उसमें जीन्स नहीं शैम्पू हाँ शैम्पू प्रोडक्ट्स है हेयर डाई उनके प्राइस है वो ज्यादा रखे जाते हैं तो ये सही है क्या रखना? नहीं सर पिंक टैक्स एक इनविजिबल एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन में मानता हूँ उसको जो उसकी जो सोशल जो इनइक्वालिटी है उसको बढ़ाता है तो मैं मानता हूँ कि देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन प्रोडक्ट्स तो ऐसा तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, इन पे रोक लगानी चाहिए इस तरह के टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर वसूलते हैं महिलाओं से। आपको गवर्नमेंट खुद ऐसे टैक्सेस नहीं लगाती है तो एक गवर्नमेंट नहीं लगा रही, पर अगर ऐसा कर रहे हैं कंपनी वाले या इंडस्ट्री वाले तो उनको तो रोकना चाहिए ना किसी तरीके से कि वही शैम्पू है सेम प्रोडक्ट है वो महिलाओं के लिए महंगा दिया जा रहा है, पुरुषों को सस्ता दिया। हो सर हाँ गलत है ही सर होना तो नहीं चाहिए देयर शुड बी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे इक्वालिटी। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या वो देते हैं इसमें, उद्योगपति जो हैं वो क्या लॉजिक देते हैं कि महिलाओं का क्यों महंगा है? सर इसमें जो रीजन है वो इनपुट कॉस्ट पे वो देते हैं कि उसमें जो केमिकल्स हैं वो और जो प्रोसेसिंग में जो खर्चा हुआ है उसको निकालने के लिए उतना उसका एमआरपी रखना जरूरी है। ये रीजन की है। चलो ठीक है। होता है मार्जिन खूब होता है इसमें। खूब। इंडिया यूएई अभी हो गई ट्रेड डील, इंडिया और यूएसए की भी हो गई। अब नहीं लगता क्या वो टाइम आ गया कि इंडिया और आसियान की भी होनी चाहिए और आरसीईपी को अब हमें साइन कर देना चाहिए? आपको नहीं लगता? आरसीईपी की बात करें तो सर इंडिया ने आरसीईपी के चाइना को छोड़ के जितने भी मेंबर उनके साथ एफटीए पहले ही कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आरसीईपी से हमको करना चाहिए क्योंकि अगर कर लिया तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम फ्लड कर जाएंगे इंडियन इकोनॉमी में और इंडिया उसको लेके सावधान है और अपने डेयरी प्रोडक्ट को भी बचा रही है और एशियान के साथ इंडिया का एफटीए पहले ही है बट उसमें सुधार की जरूरत है कि उसमें सर्विस सेक्टर को जोड़ा जाए तो जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है एशियन कंट्री के साथ जो हमारा मेजर इशू है मलेशिया के साथ भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया उसको सुधार किया जाए। तो वैसे बैठ के बात करनी चाहिए ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे एशियन के साथ तो डायलॉग हमारा जारी है। मलेशिया में भी प्रधानमंत्री जी गए थे उन्होंने इस बारे में भी बात की थी अपने डिफेंस सेक्रेटरी गए थे। ठीक बात है, मलेशिया गए थे, इससे पाकिस्तान किस तरीके से देखता है? सर पुलवामा जो हमला हुआ था उसके बाद मलेशिया के जो पीएम थे उन्होंने एक तरह से विवादित बयान दिया था तो उसमें इंडिया एक कंसर्न भी रेज किया था कि उस वजह से जो फ्रिक्शन भी पैदा हो गया था इंडिया और मलेशिया के बीच। तो अब पाकिस्तान कैसे देख रहा है इसको? सर पाकिस्तान मैं समझता हूँ खुश तो नहीं होगा जैसे इंडिया और मलेशिया के संबंध अच्छे हो रहे हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है मलेशिया की? सर मलेशिया है वो गेटवे है एशियान का और जो स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो इसमें हॉर्मुज नहीं सकता सॉरी सर एक स्ट्रेट है नाम भूल रहा हूँ सर मलाक्का स्ट्रेट है वो मलेशिया के नीचे से जाती है तो उसका जो बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है तो इंडिया चाहता है कि हमारा 90% तक वॉल्यूम का जो ट्रेड है वो मरीन रूट से थ्रू आता है। वो कौन सी स्ट्रेट है ऐसी? सर एक बबल मंदाब है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और एक तीसरी ये है हिंद महासागर में तीन याद। तो हरमुज में क्या होता है? सर हरमुज स्ट्रेट है उसपे ईरान ये बार बार बोलता रहता है कि अगर यूएस नॉर्मली बताओ आपको वो स्ट्रेट ऐसी इंपॉर्टेंट तरीके हरमुज में तो एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ में है। ठीक है। नहीं सॉरी सर समझा। हॉर्मुज की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है वहाँ मतलब उस लोकेशन की? सर वो एक तरीके से
ज्योग्राफिकली ऐसा लोकेशन है ना कि वहां से जो ऑयल है और जो कोल है वो वहां से आता है, तो अगर वो ब्लॉकेज हो जाएगा वहां पे तो ग्लोबल सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी, तो इस वजह से। ठीक है। सिमिलरली बबल बंदार की भी सेम लॉजिक है जो हमास अटैक। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, शेखावटी में कहीं ब्लॉक है, वहां का आपको एसडीएम बना दिया जाता है, वहां की हवेलियों के संरक्षण के लिए आप क्या क्या efforts करते हैं? हर तरीके से सोच, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है साइंस, उसको भी यूज, और फिर सर हवेलियों को संरक्षण के लिए सबसे पहला तो मैं जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करूंगा, उसमें जो एक ऐप है जो इंडियन राजस्थान टूरिज्म की ऐप है, उसमें ही एक तरह से क्यूआर कोड के थ्रू या फिर एआई और वीआर के थ्रू जो शेखावटीज है उनका हर मतलब हवेली के बारे में बताया जाएगा, ताकि लोगों को एक्सपीरियंस मिले कि ऐसा भी एक राजस्थान में घूमने का एक जरिया है, ताकि वो उसके प्रति जागरूक हो, वहां जाए, उनका इंटरेस्ट। दूसरा है मैं जो वहाँ लोकल जो गाइड्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दिलाई जाएगी कि उनको बिहेव कैसे करना है और उनको वुमेन की रेस्पेक्ट कैसे करनी है। तीसरा है आम जन में भी जागरूकता दिलाई जाएगी कि एक तरीके से अगर टूरिज्म आता है तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हर एक सेक्टर को बेनिफिट होगा, सोशल जो ह्यूमन जो ह्यूमन इंडेक्स है उस एरिया का वो डेवलप होगा। चौथा मैं बोलूंगा कि जो डिफरेंट जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक कोऑपरेशन होना चाहिए, वो टूरिज्म हो या फिर रेवेन्यू हो या फिर वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, वो स्मूथ तरीके से लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में देखें। पांचवा है जो बजट में अभी घोषणा की गई है कि वहां पे संरक्षण किया जाएगा, वो एक त्वरित रूप से अप्लाई किया जाए। वहां पे एयरपोर्ट बनने की भी बात है तो उसको भी जल्दी से अप्लाई किया जाए। और जो हवेली के मालिक है उनका कुछ वो नहीं होगा क्या? सर मालिक है उनको मैं समझता हूँ कि जैसे पीपीपी मॉडल पे हम यहाँ पे उनका संरक्षण कर सकते हैं कि जैसे बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर का जैसे होता है, प्राइवेट सेक्टर उनका बिल्डिंग का संरक्षण कर देगा, कुछ समय तक वहाँ चार्ज भी ले सकता है बट बाद में उनको ट्रांसफर कर देगा, जैसा हम रोड्स में देखते हैं। तो ये भी हो सकता है कि ताकि उन्हें खुद पैसे कम देने पड़े और बट जो लॉन्ग टर्म है वो उससे भी बेनिफिट ला सके। ठीक है सर। ये वंदे मातरम पर है वो होम मिनिस्ट्री द्वारा है वो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। क्या गाइडलाइंस है इसमें? सर इसमें बोला गया है कि ड्यूरेशन 3 मिनट 10 सेकंड रखा गया है और उसके जो सभी स्टैंडर्ड्स है 6 के 6 उनको बोलने का प्रावधान है। तीसरा है कि जो मॉर्निंग असेंबली है उसमें मृदंग बजेगा, उसके बाद स्कूलों में ये गाया जाएगा। चौथा है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, गवर्नर साहब के, उसके दौरान भी वंदे मातरम गाया जाएगा। ये राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया वंदे मातरम? सर 24 जनवरी 1950। अब वर्तमान में है वो इस पे जो चर्चा ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा, क्या कारण है? मुख्य जो है मुख्य है सर एक जो सोसाइटी का सेक्शन है उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि इसमें जो स्टैंडर्ड है उसमें दुर्गा माता की, सरस्वती माता की स्तुति की गई है, तो वो मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं, तो उन्हें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसमें उन्होंने बोला जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें वो हैम्पर कर रहा है, तो उनका पक्ष ये था। इस वजह से 1937 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ उसमें सुन के बस 2 स्टैंडर्ड्स इसमें भारत माता की स्तुति थी वो रखे गए थे, जो जिसमें डिस्प्यूट था वो हटा दिया गया। अभी बाबरी मस्जिद फिर भी एक बार चर्चा में आएगी, कहाँ बन रही है? वेस्ट बंगाल में बन रही है। ये कौन बना रहा है? नाम फंडिंग के लिए बोला था उन्होंने, मैं नहीं इसके लीड कर रहे हैं ना, कौन कर रहे हैं? सॉरी सर ध्यान नहीं कर। बाबरी मस्जिद का विरोध क्यों है सर? आई थिंक विरोध नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि दोनों जो रिलीजन है उनको हक है कि अपने जो आध्यात्मिक और रिलीजन का जो इंस्टीट्यूशन है उसको एक तरीके से जहां उनकी आस्था है उसमें उनको ठेस ना पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लैंड भी प्रोवाइड की है, तो अगर गिवन लैंड में वो बनाए तो किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमें जो अवेयरनेस है लोगों में, जो सोशल सोलिडरिटी है उसमें ध्यान देना चाहिए। तो बाबर के बारे में कुछ जानते हैं जिसके नाम से वो बाबरी मस्जिद बनाई? हाँ सर, हुमायूं के पुत्र थे और 1526 में इन्होंने जो मुगल सल्तनत थी उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया था। इतना फोर्ब्स ने सूची जारी की है। हाँ, फर्स्ट 10 में है वो कोई भारतीय का नाम है?
फोर्ब्स ने इस कंटेक्स्ट में सोची सर। प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी करता है ना फोर्ब्स। फिर फॉक्स तो केवल हाँ सर, प्रभावशाली और जो रिच रिच टॉप सर में टॉप पे हाँ जी। नहीं पता। विमेन एंड सिक्योरिटी इंडेक्स पढ़ा है इसमें? विमेन एंड सिक्योरिटी इंडेक्स सॉरी पढ़ूंगा मैं। तो इसमें है वो भारत का 131वां स्थान है 181 देशों में से। इसका क्या मतलब? सर इसके जो पैरामीटर्स हैं उसके मैं बता पाता, वैसे मैं गैस करना चाहूंगा सर। बताएं। तो मैं इसे एक तरह से जेंडर इक्वालिटी है जो इंडिया में, उसको दर्शाता है। जैसे चाहे फिर वो इकोनॉमिक में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 27% है, पार्लियामेंट में है वो 10% के आसपास है, जो सोसाइटी में जो क्राइम है एनसीआर डाटा के अनुसार वो भी बढ़े। तो वो इन सबको एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आई थिंक दिखाता है सर। जातिगत जनगणना हो रही है हाँ जी। 2 चरण में होगी। हाँ जी। पहला चरण कब से शुरू कर रहे हैं और पहले चरण में क्या करेंगे? सर डेट नहीं पता, बट फर्स्ट चरण में जो हाउसेज है उनको मार्क किया जाएगा, सेकंड चरण में जो सेंसस है वो की जाएगी। डेट में सर फर्स्ट चरण में जो क्वेश्चनर उन्होंने तैयार की है कितनी क्वेश्चन है उसमें? माफी चाहूंगा सर, पढ़ा नहीं। चलिए आपका साक्षात्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ आइए। आप तो सेकंड टाइम आए ना? हाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ सर, खुश हो, अच्छा हूँ। आप तो ज्यादा खुश हैं। अब आई गया ना सर, तो फिर खुशी रहना चाहिए। कल एक वो जावेद अख्तर साहब का कोट था कि उधर जिंदगी से क्या होगा, कुछ नहीं करता जरूर ही होता, तो उसने काफी बूस्ट दिया सर। आपका ये थर्ड अटेम्प्ट है या फोर्थ अटेम्प्ट? हाँ थर्ड। तो आप इंटरव्यू पहला ही है? वो दूसरा है सर। दूसरा पहले दिया है। कोई काम भी करते हो, फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ करते हो? हाँ बताया था सर, रीजन आ गया इस बार बोलता ही नहीं कि वर्कर पकड़ने के लिए। अब एक तो आपने जो हॉबी है वो 3 लिख रखी है, तो ये कहते हैं कि आप वो 3 हॉबीज में है वो इतना टाइम निकाल लेते हैं क्या? सर जो रनिंग और कैलिस्थेनिक्स है वो तो एक साथ ही है रहा है, और क्रिकेट है वो सर वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसको तो देख ही लेते हैं और अवेट कर रहे थे। फ्रीलांसिंग तो मत बोलना वहाँ पे, क्योंकि वो पूछेंगे तो जरूर आप क्या हाँ गैप में तो सर पूछे फिर फ्रीलांसिंग बोलो तो फिर गिग वर्कर्स नहीं बोला ना इन्होंने कि मैंने पढ़ लिया सब चीजें कर लिया। वो गिग वर्कर वाला दिया सर इस बार गिग वर्कर पे बात की हाँ सर, बताओ आप क्या करेंगे। नहीं सही है, बढ़िया है। आज अच्छा है, आपके स्ट्रेस नहीं था बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक सोशियोलॉजी जब वहाँ पे बताओगे भी, आप यदि कहोगे ना ये सिविल सर्विस के मैंने अटेम्प्ट दिए तैयारी की, तो वो पक्का पूछेंगे वो अच्छा क्या था। और यदि सोशियोलॉजी बोलो तो उसको थोड़ा तो पढ़ के जाना, बेसिक की आपने आंसर दिए सर, आज तो ठीक दिए थे जस्टिफाई। और सर ये पूछते हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो उसमें क्या उत्तर देना सर? वो पूछते हैं कि भाई क्या पूछूंगा, है ना? ठीक है भाई, तो अच्छा है, ऑल द बेस्ट। मैंने कुछ आजकल करंट जो इश्यूज चल रहे हैं हाँ। उन्हीं के बारे में लिखा है, थोड़ा थोड़ा इस पे बात देख लें थोड़ा सा। चलो ठीक, ये 15, 16, 17 3 दिन की आप जो मेन न्यूज है उनको भी देख लेना कि कौन कौन सी मेन न्यूज आ रही है। 17 को आपका है। हाँ 17 को सही अच्छा होगा। इंडेक्स का बोला था सर, वो क्या है सर? वो तो वही है कि वुमेन जो अत्याचार हो रहे हैं ना, उसकी सिक्योरिटी उसमें 181 देशों को ये वो सर्वे है, उसमें वो भारत काफी नीचे है, यानी कि विमेन सेफ नहीं। थैंक यू सो मच।